वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो अब हम लोग देखते हैं क्या रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम है डाइजेशन में, इन डाइजेशन। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है, फैट डाइजेशन करता है और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। तो ये चारों डाइजेशन हम लोग वन बाय वन देखते हैं, किसके द्वारा? इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। इस इंटेस्टाइनल जूस का रोल कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइनल जूस जो है वो बहुत सारे ओलिगोसैकराइड्स कंटेन किए हुए रहते हैं, ठीक है ना। यह जो ओलिगोसैकराइड्स है वो कौन है? एमाइलेज है, माल्टेज है, आइसोमाल्टेज है, लिमिट डेक्सट्रिनेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज। ये सब क्या है? ओलिगोसैकराइड्स। नंबर ऑफ ओलिगोसैकराइड्स। इंटेस्टाइनल जूस बहुत सारे ओलिगोसैकराइड्स से रखते हैं, है ना। ओलिगोसैकराइड्स से रखते हैं यानी एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं किसको? ओलिगोसैकराइड्स को। ये ओलिगोसैकराइड्स हो गया कौन? स्टार्च, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रिन, सुक्रोज, लैक्टोज। ये सब ओलिगोसैकराइड्स है और इसे पचाने के लिए, ठीक है ना, हाइड्रोलाइज करने के लिए ओलिगोसैकराइड्स में इज लग गया, ओलिगोसैकराइडेज, है ना। वो एंजाइम कौन से है? एमाइलेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्सट्रिनेज और सुक्रेज और लैक्टेज। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो आपका जो स्टार्च है, आप देखेंगे क्या, यहाँ जो स्टार्च है हमारा, उसे डाइजेशन करने के लिए जरूरत पड़ती है एमाइलेज की, और इस स्टार्च को यह एमाइलेज जो है वो डाइजेस्ट कराता है, ठीक है ना, और तोड़ देता है माल्टोज प्लस आइसो माल्टोज में। क्लियर? स्टार्च के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? एमाइलेज, और तोड़ता है किसमें? माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में। याद रखना है एकदम, नंबर वन। नंबर टू, जो यह अब माल्टोज निकला, स्टार्च से माल्टोज बना एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, इस माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम, ठीक है ना, ब्रेक डाउन कराता है 2 ग्लूकोज में, 2 ग्लूकोज में। और यह जो आइसोमाल्टोज है, इस आइसोमाल्टोज को ब्रेक करने के लिए फिर एक नया एंजाइम है आइसोमाल्टेज। माल्टोज से क्या हो गया? माल्टेज। आइसोमाल्टेज एंजाइम भी इसे भी ब्रेक करा देता है 2 ग्लूकोज में। यानी कहने का अर्थ हुआ कि स्टार्च को सबसे पहले एमाइलेज जो है एंजाइम वो ब्रेक कराता है 2 भाग में, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। अब ये जो माल्टोज है यह हमारा ब्रेक करता है 2 ग्लूकोज में माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर यह जो आइसोमाल्टोज है यह भी हमारे को ब्रेक कर जाता है 2 ग्लूकोज में आइसोमाल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं तो लिमिट डेक्सट्रिन्स नामक जो ओलिगोसैकराइड्स है उसे भी यह हाइड्रोलाइज करता है मोनोसैकराइड्स में। कौन? लिमिट डेक्सट्रिनेज। लिमिट डेक्सट्रिनेज एंजाइम है जो इसे ब्रेक करा देता है ग्लूकोज में। क्लियर? सुक्रोज को ब्रेक कराने के लिए एंजाइम है सुक्रेज, यह तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। सुक्रोज को सुक्रेज नामक एंजाइम किस किस में ब्रेक करता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? लैक्टेज। वेरी गुड, आसान है। तो लैक्टेज को ब्रेक किस में करेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। तो ये चीज ध्यान देने का चीज है कि सुक्रोज और लैक्टोज ब्रेक करते हैं किसमें? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। क्लियर है? लिमिट डेक्सट्रिन्स जो है वो ब्रेक कर जाते हैं ग्लूकोज में। क्लियर? आइसोमाल्टोज और माल्टोज ब्रेक करते हैं 2 ग्लूकोज में। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, किसमें? इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो हम लोग देखेंगे प्रोटीन डाइजेशन। किसके द्वारा? इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। अब इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है।
तो इस प्रोटीन के डाइजेशन के लिए दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक दो अल्कलाइन प्रोटीएजेज होते हैं, 2 अल्कलाइन प्रोटीएजेज होते हैं किसमें, इंटेस्टाइनल जूस में, और एक नॉन डाइजेस्टिव प्रोटीएजेज होता है इस इंटेस्टाइनल जूस में। तो दो अल्कलाइन प्रोटीएजेज जो है उसमें एक जो है वह है हमारा अमीनोपेप्टाइडेज जिसे कि इरिप्सिन भी कहते हैं, दूसरा है डाइपेप्टाइडेज। अब ये जो अमीनोपेप्टाइडेज इरिप्सिन जो है यह इट सेपरेट्स अमीनो एसिड्स फ्रॉम एन टर्माइनस ऑफ द पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन जो होता है उसमें क्या करता है कि अमीनो एसिड्स को सेपरेट कर देता है फ्रॉम एन टर्माइनस। एन टर्माइनस से अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने का काम कौन करता है, अमीनोपेप्टाइडेज इरिप्सिन। और सेकंड जो है वह है हमारा डाइपेप्टाइडेज, इट हाइड्रोलाइजेज द डाइपेप्टाइड्स, यह डाइपेप्टाइड्स को हाइड्रोलाइज करता है टू रिलीज द अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स रिलीज करता है कौन, डाइपेप्टाइडेज। क्या करता है, डाइपेप्टाइडेज जो है वह आपका हाइड्रोलाइज करता है डाइपेप्टाइड्स को और निकालता है अमीनो एसिड्स। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो नॉन डाइजेस्टिव प्रोटीएजेज है, वह है इंटेरोकाइनेज, यह भी आपका इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद होता है। ये क्या करता है, विच एक्टिवेट्स ट्रिप्साइनोजेन, यह ट्रिप्साइनोजेन को एक्टिवेट करता है किसमें, ट्रिप्सिन में, ताकि तुम काम करना शुरू करो। तो ट्रिप्साइनोजेन को एक्टिवेट करने वाला जो एंजाइम होता है इंटेरोकाइनेज, यह किस में मौजूद होता है, इंटेस्टाइनल जूस में। इंटेरोकाइनेज कैसा एंजाइम है, नॉन डाइजेस्टिव प्रोटीएजेज है। अब देखिए रोल ऑफ डाइजेशन इन फैट डाइजेशन, इंटेस्टाइनल जूस का रोल फैट डाइजेशन में। तो इंटेस्टाइनल जूस है इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल जूस के पास इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है किस चीज के लिए, आपको फैट के डाइजेशन के लिए, ओके, विच ऑपरेट्स इंट्रासेलुलरली, जो कि इंट्रासेलुलरली ऑपरेट करता है। और ये इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करता है कि ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स, कोई भी हो, ट्राई डाई मोनो, इन सब को यह इंटेस्टाइनल लाइपेज ब्रेक करा देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। कौन कराता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस का रोल न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में। न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में इंटेस्टाइनल जूस का रोल कौन अदा करता है, एक एंजाइम है न्यूक्लिएजेज और दूसरा एंजाइम है न्यूक्लियोसाइडेजेज। न्यूक्लिएजेज जो एंजाइम है ना, वह न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है, और जब यह न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाता है तो इसे और ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम और है, दैट इज न्यूक्लियोटाइडेजेज, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक कराने के लिए एंजाइम कौन सा मौजूद है, न्यूक्लियोटाइडेजेज, और यह न्यूक्लियोटाइडेजेज जो है यह इसे ब्रेक करा देता है न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक एसिड में। और यहां से अब इस न्यूक्लियोसाइड्स पर न्यूक्लियोसाइडेजेज एंजाइम, क्लियर है, क्या करता है, इसे ब्रेक कर देता है फ्री नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में। इस चीज को ध्यान देना है कि न्यूक्लियोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं, है ना, किसके लिए न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, आपको न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए, है ना। न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम का काम है क्या, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करना। उसमें सबसे पहला जो आपका न्यूक्लिक एसिड जैसे ही आता है तो इस न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिएजेज जो है वह ब्रेक कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में, और न्यूक्लियोटाइड्स को फिर न्यूक्लियोटाइडेजेज जो है वह ब्रेक करता है न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड्स में। अब जो ये न्यूक्लियोसाइड्स है इसे न्यूक्लियोसाइडेजेज नामक एंजाइम ब्रेक कर देता है फ्री नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में। इस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है इंटेस्टाइनल जूस के मदद से। द फुल्ली डाइजेस्टेड एंड अल्कलाइन फूड, जो फुल्ली डाइजेस्टेड फूड होता है वह कैसा होता है, एसिडिक नहीं होता है, वह अल्कलाइन होता है। तो फुल्ली डाइजेस्टेड जो अल्कलाइन फूड होते हैं प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो उपस्थित कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही मेन रोल होता है डाइजेशन करना,
और जिसे कि हम लोग कहते हैं काइल, CHYLE काइल। तो नोट डाउन, इसे याद रखना है कि फुल्ली डाइजेस्टेड फूड कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फुल्ली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, तो काइल कहते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसके बाद देखते हैं डाइजेशन जो है, हम लोग जैसे ही फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो स्टार्ट्स कहाँ होता है ना। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे को बकल कैविटी में स्टार्ट होता है, हमने देखा था। प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन जो है वो स्टोमक में शुरू हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। ये ध्यान देने का चीज है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमक में शुरू नहीं होता है, कहाँ, बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन स्टोमक में शुरू हो जाता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। डाइजेशन ऑफ ऑल द फूड स्टफ्स इज कंप्लीटेड मेनली इन द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जितने भी फूड स्टफ हैं, जितने भी भोजन है, उसका मुख्य कंप्लीट रूप से डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। ये भी याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ही डाइजेशन फूड स्टफ्स का कंप्लीटली रूप से होता है। अब देखिए न्यूरल कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज। अब डाइजेस्टिव जूस जो सेक्रेट होता है, उसकी कब कितनी डाइजेशन सेक्रेट होना है, इसका जो कंट्रोल होता है, उसके लिए भी कंट्रोलिंग बॉडी है ना। तो वो न्यूरल कंट्रोल होता है। जैसे कि आपका सैलिवा सेक्रेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन हो रहा है, गॉल ब्लाडर जो है वो बाइल रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन हो रहा है। तो सैलिवा जो सेक्रेट करता है वह रेगुलेटेड होता है सैलिवरी सेंटर्स located in the medulla oblongata, which operate through vagal nerve fibers and एसिटिलकोलिन और वैगल नर्व फाइबर्स के द्वारा सैलिवा सेक्रेशंस का रेगुलेशन होता है। सैलिवा सेक्रेशन पर कंट्रोल कौन किए हुए है, वैगल नर्व फाइबर्स और एसिटिलकोलिन। अब यही जो वैगल नर्व फाइबर है और एसिटिलकोलिन है, यह गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को भी कंट्रोल करता है। लेकिन यहां आप देखिएगा सैलिवा में क्या है कि मेडुला ओब्लोंगाटा ऑपरेट कर रहा है, लेकिन गैस्ट्रिक सेक्रेशन जो हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उसको रेगुलेट करता है डॉर्सल मोटर न्यूक्लियाई ऑफ वैगी ऑफ मेडुला ओब्लोंगाटा, है ना। डॉर्सल मोटर न्यूक्लियाई ऑफ वैगी ऑफ मेडुला ओब्लोंगाटा थ्रू वेसल नर्व फाइबर, सेम वेसल नर्व फाइबर्स के द्वारा ही और एसिटिलकोलिन के द्वारा। गॉल ब्लैडर जो रिलीज करता है बाइल, उसे भी कंट्रोल करता है वेसल नर्व फाइबर, ठीक है, याद रखना है, वेसल नर्व भी सेम, और इंटेरिक नर्व प्लेक्सस इसे कंट्रोल करता है। पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रेशन जो है, इन दोनों को सेक्रेशन कौन करता है, वैगल नर्व फाइबर्स। तो वैगल नर्व फाइबर्स और एसिटिलकोलिन, तो यहां पर आपको ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कुछ नहीं। क्या, तो सैलिवा सेक्रेशन नंबर 1, गैस्ट्रिक सेक्रेशन नंबर 2 और पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन नंबर 3। 1, 2 और 3, ये तीनों जो हैं कंट्रोल होते हैं वैगल नर्व फाइबर्स और एसिटिलकोलिन से। हो गया याद। अब सिर्फ एक बच गया हमारे को, गॉल ब्लैडर, जो कि रिलीज करता है बाइल, है ना। इसे भी से कंट्रोल करता है वेसल नर्व्स, और एक और है इंटेरिक नर्व प्लेक्सस, ये दोनों मिलकर इसे कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, एग्जाम में आएगा सैलिवा सेक्रेशन कौन करता है, वो कंट्रोल कौन करता है, तो वेसल नर्व फाइबर्स और एसिटिलकोलिन। गैस्ट्रिक सेक्रेशन सेम, क्या, वेसल नर्व फाइबर्स और एसिटिलकोलिन। पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस सेम, वेसल नर्व फाइबर्स और एसिटिलकोलिन।
तो इस प्रकार से ये आपको याद है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एब्जॉर्प्शन देखते हैं ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। डाइजेशन तो पूरा देख लिए, पाचन हुआ, अब उससे एनर्जी निकलता है, तो जो अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा। इट इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेसेज। एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसा प्रोसेस है, तो फिजिको केमिकल, नॉट केमिकल नॉट फिजिकल, ये बोथ है फिजिको केमिकल प्रोसेस, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय विच डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम गट इनटू द ब्लड और लिम्फ। और इनका ट्रांसपोर्ट जो होगा वो एक्टिव होगा, जो आपका डाइजेस्ट हो गया और वो सॉल्यूबल हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया, और उसका जो मूवमेंट जो होगा वो कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। और उस डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कहाँ होगा, जो आपका गट था जहां से आपका डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से वो जाएगा ब्लड में, जाएगा लिम्फ में जाएगा, ताकि सबको एनर्जी मिले। खाना सबको चाहिए, पचा पचाया। एब्जॉर्प्शन इन बकल कैविटी ओनली सर्टेन ड्रग्स। हमारे को बकल कैविटी में सिर्फ कुछ ड्रग्स हैं जिसका ही एब्जॉर्प्शन होता है। और स्टोमक में एब्जॉर्प्शन अगर आप देखिएगा तो अल्कोहल, दारू का हो जाएगा, कुछ वाटर का होगा, कुछ नमक का होगा, कुछ ड्रग्स हैं जिनका हो जाता है, जैसे कि एस्प्रिन नामक ड्रग है, इनका एब्जॉर्प्शन स्टोमक में हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पूरी जो एब्जॉर्प्शन है वो आपको होता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माने कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है मेनली रूप से, है ना। बाकी सब जगह पार्शियली रूप से होते हैं।